हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। आई होप आप लोगों ने जितने भी अभी फ़िलहाल में इलेक्ट्रीशियन के फॉर्म निकले उसको फिल कर दिया होगा और तैयारी में लग गए होंगे। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेशन है जो CITS हुआ, ALP हुआ, BSPCL हुआ, DRDO हुआ, मेट्रो हुआ, बेंगलोर मेट्रो हुआ या फिर DMRC हुआ, जितने भी UPPCL TCT हुआ, जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इन्हीं में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलेगा एग्जामों में। तो सेशन पसंद है बाबू तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द कंपोजिशन ऑफ लेड एसिड बैटरी। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ क्या पूछा है, लेड एसिड बैटरी पूछा है। तो क्या होता है कंपोजिशन ऑफ लेड एसिड बैटरी का, हमको पता है कि इसमें क्या मिले होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए पूछा है, इसमें बेसिकली जो मिले होते हैं हमारे होते हैं, एक तो टीन होता है, क्या होता है यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे एक होती है टीन प्लस लेड होता है। ठीक है, टीन यानी SN प्लस PB, दो चीज़ें मिलके बनी होती हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें मिलके बनी होती हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें, देखो शोल्डर एक तरीके से कहें, जो शोल्डर होता है टीन और लेड से मिलके बनी होती है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट शोल्डर और एक होता है हार्ड शोल्डर। सही है, इस टीन की मात्रा जितनी बढ़ाते चले जाओगे, इस टीन की मात्रा जितनी बढ़ाते चले जाओगे उतना तुम्हारा शोल्डर जो है सॉफ्ट होता चला जाएगा। जैसे मान लिए कि टीन रख दी 80% और लीड क्या रखें 20%, तो ये क्या हो जाएगा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे PB की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे और SN यानी टीन की वैल्यू घटाते चले जाओगे, ये हार्ड शोल्डर हो जाएगा। जो बेसिकली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कितनी होती है, 288 या 280 के नीचे ही होती है, किसकी, सॉफ्ट शोल्डर की। सही है, तो इसमें जो बेसिकली होता है हमारा आंसर, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें कहलाएगा कि सर इसमें जो होता है, ये जो हमारी टीन और लेड होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 60 और 40% का रेशियो होता है। ठीक है, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देता है कि 6/4 रेशियो। सही है, या फिर इसी को लिखेगा तो कैसे लिखेगा 3/2 रेशियो। सही है, तो ये कभी कभी रेशियो में भी देगा तो गलत नहीं है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट अर्थिंग के लिए, कौन सी अर्थिंग है, पहले प्लेट अर्थिंग है मेरी। तो प्लेट अर्थिंग में दो चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो दो चीज़ की प्लेट बनती है, या तो कॉपर का बनता है, ठीक है, या फिर GI की बनती है। तो GI की प्लेट का अगर डायमेंशन की बात करें तो हमारी होती है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.30 mm ये होता है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई होती है। और वही कॉपर की बात करें तो कॉपर की होती है अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की होती है यहाँ 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.30
कहीं कहीं 3.35 भी दिया रहता है। 60 × 60 सेंटीमीटर होता है और ये इतना होता है। तो हमको पता है किसका पूछा है, बेसिकली किसी का नाम तो नहीं दिया, मगर जो अधिकतर जो प्लेट अर्थिंग बनाते हैं हम लोग जीआई की बनाते हैं। तो जीआई के लिए तो देखो, जीआई की बनाए चाहे कॉपर की बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ऊंचाई बस अलग है। यहाँ पे देखो केवल यहाँ पे ये ऊंचाई अलग है, एक तरीके से मोटाई अलग है, मगर लंबाई चौड़ाई तो सेम है ना। तो 60 mm को चाहे तो 60 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 60 mm इंटू 600 mm, सही है। चलो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which type of wiring can be used in explosive proof installation, यानी किस प्रकार के वायरिंग का उपयोग विस्फोट प्रूफ प्रतिष्ठानों में करते हैं। हमको करना क्या है कि एक्सप्लोजिव ना हो। एक्सप्लोजिव मतलब क्या हो, एक तरीके से कहें तो अगर फायर वायर लगे, फायर कैचिंग की कंडीशन में ना हो, यानी आग उग लगे तो उसको उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वायरिंग देखो, बैटन क्या होती है, बैटन में भी तार दिखते हैं, बस होती क्या है उसके ऊपर लकड़ी की पट्टी होती है नीचे, उसके ऊपर तार बिछाया जाता है। क्लीट वायरिंग तो सबसे वो आराम से ही चालक दीजिए, तुम कैंडल भी जलाओगे तो क्या हो जाएगा, उस पर अगर उसके पास में है तो वो पिघल जाएगा। मेटल कंडक्ट वायरिंग प्रयोग नहीं होता है, एक्सप्लोसिव तो एकदम नहीं। ये जो पीवीसी केसिंग कैपिंग है, ठीक है, ये जो पीवीसी केसिंग कैपिंग जो एक्सप्लोसिव है, यानी किस प्रकार विस्फोटक प्रूफ है। इसमें देखो तुम्हारी क्या हो सकती है, पीवीसी केसिंग कैपिंग है, अगर ये कंसील्ड होती तो एक बार काम हो सकता था, मगर ये केसिंग कैपिंग है, ये भी क्या होगा, सरफेस पे ही लगा रहेगा ना। तो जो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा सर, मेरा ये कंडुइट पाइप हो जाएगा, ठीक है, मेटल कंडुइट वायरिंग हो जाएगी। क्योंकि ये देखो ये पीवीसी केसिंग कैपिंग है, इसमें भी क्या होता है, एक्सप्लोजन होगा या फिर कोई भी हीट ऊट होगी तो ये भी क्या हो जाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। बट ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 4 ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, बेस्ट का काम करेगा, सही है। तो इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मेटल कंडक्ट वायरिंग सही आंसर हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट वे है फ्लक्स को परिवर्तित The simplest way of varying the flux produced by an electromagnet smoothly in an electric device is by, यानी विद्युत युक्तियों में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से सरलता से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तन करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है। पहला बोला है कि देखो ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉइल हो सकता है। देखो क्योंकि एक्चुअली सिंपल भाषा में देखें तो E बराबर एन d∅dt यही होता है। ये माइनस साइन लगता है लेंजला के लिए, फिलहाल उससे नहीं मतलब है। तो इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ टर्न करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्साइटिंग कॉइल का नंबर ऑफ टैपिंग चेंज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिंग द कोर पोजीशन ऑफ एग्जैक्टिंग कॉइल कर सकते हैं। देखो एक तरीके से क्या होता है ना, जब तुम ईएमएफ इंड्यूस करते हो, डायनेमिक की बात करते हैं, ये तो स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है, यानी रुके हुए अवस्था में ईएमएफ जो बनता है, और जो गतिशील अवस्था में बनता है उसके लिए क्या हो जाता है, तो इसके लिए ये हो जाता है कि ये पढ़े होगे तुम कि BLV साइन थीटा। ये जो कोण है, ये जो वाइंडिंग की गई है, जैसे ये फ्लक्स है, ये हमारा पोल है, क्या है, यस है, ये अन है। ये जो फ्लक्स गई हुई है, इससे ये जो कोर हमारा जिसपे ये रोटर नच रहा है, ठीक है, इसकी जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री तो अधिकतम होगा, ये 0 होगा। यानी इसको रोटेट करा के इसके एंगल को परिवर्तित करके हम चाहें तो भी फ्लक्स को परिवर्तित करा सकते हैं, जिससे इंड्यूस ईएमएफ भी वेरी होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे d∅dt हो रहा है तो ईएमएफ बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा ही होगा। बट सबसे आसान तरीका कौन सा है, देखो इसमें भी तुम चेंज करने जाओगे तो मोटर रोकोगे, फिर मोटर खोलोगे, फिर कॉइल चेंज करोगे। इसमें भी टैपिंग है तो तुमको कट हमेशा उसमें क्या करना पड़ेगा, टैपिंग करता रहना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तुमको आरपीएम को या फिर एक तरीके से कहें तो आर्मेचर रोटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। ये देखो जो ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारे लिए, कौन सा, ये जो ऑप्शन नंबर सी है सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि सर इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस वो क्या करना है, आई को वेरी कराना है। किसको कराना है, केवल आई को वेरी कराना है। आई को वेरी कराओ, अपना काम लो, ठीक है।
क्योंकि आई जो होती है बेसिकली समानुपाती किसकी होती है, फ्लक्स के। तो फ्लक्स को वेरी कराना है तो बस धारा बदलो। अब धारा बदलने के लिए ज़्यादा झाम करने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नियम कहता है, कौन सा नियम बतलाता है कि प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा, किसने ये बताया था कि ये जो तुम्हारा ईएमएफ है वो समानुपाती होता है फ्लक्स के परिवर्तन दर के, किसने बताया था? तो ये बताया था हमारे फराडे ने। किसने बताया था? फराडे ने। और किस नियम में? तो सर फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ में ही बता दिया था कि फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट नियम में ही बता दिया था कि फलाना ढिमकाना चलता है, सही है। तो देखो इसका आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो जाएगा। पूछेगा कि लेंज लॉ किस सिद्धांत पे काम करता है, पहली कहानी, तो इसको बोलोगे सर एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा लेंज लॉ काम करता है। किस पे? सर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। सेकेंड लॉ कुछ और नहीं देता है, वो पूरा इक्वेशन दे देता है कि E बराबर एन डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है, ये सेकेंड लॉ दे देता है। जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या देता है? तीसरा नियम ये बताता है, तीसरा नियम ये बताता है कि ये जो ये जो तुम्हारा दिशा नियम दो ही होते हैं। ये जो चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये हम किस में यूज़ करते हैं? तो सर ये हमारा यूज़ होता है जनरेटर में, ठीक है, डीसी वाले, इसको याद रखना है, सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा वो सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है आर्मेचर में वो अधिकतम कब होगा? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम? एक तो पहले ये कर सकते हैं कि जनरेटर की बात कर रहा है तो डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ होगा, ना कि स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ, सही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ई बराबर एक लिख सकते हैं एन डी फाई बाई डी टी, और दूसरा ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। जो मैच करेगा मैच करा देंगे। मैक्सिमम कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिनिमम होगा? नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होना चाहिए सर? ये होनी चाहिए हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये जो है ये मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होनी चाहिए, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, ठीक है, सही है। फ्लक्स लिंक्ड इन द कंडक्टर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। देखो फ्लक्स लिंक जो कंडक्टर में कर रहा है वो मैक्सिमम होना चाहिए कि जो मिनिमम कर रहा है, मिनिमम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इसी दो में फंसा है तुम्हारे, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। देखो एक चीज ध्यान देना कि फ्लक्स 1,00,000 हो, 1,00,000 फ्लक्स हो, ये मैटर नहीं कर रहा है। फ्लक्स तुम्हारे पास 100 ही हो, मगर वो क्या हो, समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ना, बस वो ये बोल रहा है कि अधिकतम फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो उससे नहीं मतलब कि फ्लक्स लिंक हो रहा है अधिकतर, तुम 1,00,000 लिंक करा दिए फ्लक्स को तो ईएमएफ बन जाएगा। ईएमएफ कब बनेगा? तुम 100 ही लाओ मगर समय के साथ परिवर्तित करके लाओ, तब हम ईएमएफ बनाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वाली कहानी, ये हमारी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैप राउंड की बात हो रही, तुमको पता है कि डीसी जनरेटर में एक होती है लैप राउंड या वाइंडिंग भी बोलते हैं हम। वाउंड इसलिए बोलेंगे कि सेकंड फॉर्म है, सिंपली लैप वाइंडिंग भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होती है, समानांतर पथों की संख्या पोल के बराबर होती है, ठीक है। इसमें हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो सही यूज़ होता है हमारे लो वोल्टेज के लिए और हाई करंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर एक होती है दूसरी हमारी वेव वाइंडिंग।
वेव वाइंडिंग में क्या होता है, समानांतर पथों की संख्या 2 के बराबर होती है। और ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो सर ये हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज तथा लो करंट के लिए यूज़ करते हैं। सही है, तो इस चीज़ को याद रखना है। चलो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, सर जो लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं सर लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो सारे तुम्हारे जो है ना एक तरीके से मशीन के बेसिक क्वेश्चन है और ये सब तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम क्वेश्चन देख रहे हो, इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। डीसी मोटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, पहले हमको पता है कि जो डीसी मोटर होता है वो सिंपली किस सिद्धांत पे काम करता है, लॉरेंज फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि क्या था, जबकि चालक और कंडक्टर एक साथ, चालक और चुंबक धारा और चुंबक एक साथ आते हैं तो इन दोनों पे क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है जिसे ही हम लोग टॉर्क करते हैं। अच्छा, ये फार्मूला देखें, फोर्स कितना लगेगा, तो सिंपली लगता है BI/L ठीक है, BI/L sin थीटा लगता है। प्रिंसिपल कौन सा यूज होता है, तो देखो यही है कि उन्होंने कहा था कि जब किसी चुंबक में जैसे मान लो ये N है ये S है, इसमें कोई धारा ले जा रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस धारा एक कोई चालक ले जा रहे हैं जिसमें धारा फ्लो हो रहा है, तो इस चालक पे क्या होगा, एक बल का अनुभव होगा जिसे हम लोग किसका नाम देते हैं, टॉर्क का नाम देते हैं। और ये टॉर्क क्या करता है, रोटर को रोटेट कराने का यानी आर्मेचर को रोटेट कराने का कार्य करता है। तो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहक चालक पर एक बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। अगला पढ़ लोगे, कंडक्टर मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, नहीं। वायरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है टू कंडक्टर में, ये इससे कोई मतलब नहीं है। बस हमारा मेन मतलब ये था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक ले जाते हो तो इस चालक पे क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में जो प्रोटेक्टर सीरीज होती है, कनेक्टेड इन सीरीज होती है, वो किस लिए होती है, किस चीज़ की होती है। तो याद रखना, अधिकतर जो सीरीज में लगी होती है, सीरीज में जो तुम्हारी कॉइल लगी होती है वो कौन सी कॉइल होती है, वो तुम्हारी होती है ओवरलोड कॉइल। ठीक है, और जो पैरेलल में लगी होती है, जो पैरेलल में कनेक्टेड होती है वो होती है नो वोल्ट कॉइल, NVC जिसको बोलते हैं, नो वोल्ट कॉइल। इसको क्या बोलते हैं, NVC। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं OLC। सही है, इन सब चीज़ों को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तुमसे। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ओवरलोड कॉइल लगी होती है। ओवरलोड कॉइल क्या करता है, ओवरलोड होने से हमारी आर्मेचर हीट होती है, तो क्या होता है तरीके से ओवरलोड कॉइल हमारी थर्मल प्रोटेक्शन करता है। सही है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बस ध्यान से देखना है, ठीक है ना, और ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रांसफार्मर है जिसमें नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट कितना है, 6 है। ठीक है, प्राइमरी में कितने, 240 है, सेकेंडरी में 32 है। बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में टर्न कितने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बोला क्या है, 6 वोल्ट पे नंबर ऑफ टर्न पर वोल्ट इज 6, यानी 1 वोल्ट पे, देखो कहना क्या चाह रहा है वो कि 1 वोल्ट पे 6 टर्न है। ठीक है, और याद रखना टर्न पर वोल्टेज
टर्न पर वोल्टेज कभी चेंज नहीं होता, वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी में, सब में हमेशा बराबर होता है। ठीक है, यानी एक बोल्ट पे जो 6 टर्न है वो प्राइमरी में भी रहेगा, सेकेंडरी पे भी रहेगा। तो देखो प्राइमरी में क्या दिया है, प्राइमरी में तो दे दिया है कि 100 कितने हैं तुम्हारे 240 वोल्ट है। तो याद रखो 1 वोल्ट पे 6 टर्न है, तो 240 वोल्ट पे कितने होंगे, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 0 लग गया, 6 चौके 24 का 4 कैरी 2, 6 दूनी 12 1 14। कहाँ ऑप्शन है, केवल एक और एक यही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा ये। ठीक है, 140 टन होता है। कैसे निकालें, यही देखो 1 वोल्ट पे 6 टन है, तो 240 वोल्ट पे कितने होंगे, तो हमारे यही हो जाएंगे ना। इसको जब इंटू करोगे तो तुम्हारा 1440 आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको 1440 आ जाएगा। और सेकेंडरी करोगे तो 32 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 19 192। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इल्यूमिनेशन सरफेस होता है, जो इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस यानी किसी सतह पर जो प्रदीपन होता है वो क्या होता है। हमको पता है कि लैम्बर्ट क्वेश्चन ला पड़े थे। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि जो E की वैल्यू होती है, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं, देखना ये जो E की वैल्यू होती है वो क्या होती है, I cos थीटा अपॉन डी स्क्वायर। यानी एक तरीके से ये जो इल्यूमिनेशन है वो क्या है, 1/d स्क्वायर है, जिसको इनवर्स स्क्वायर ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर ला भी कहते हैं। तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, नहीं, डायरेक्टली नहीं होता है, स्क्वायर तो होता है मगर क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से। सही है, चलो याद रखना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये पूछा है कि बताओ कि जो हमारा HPMV है, पहले तो HPMV क्या है, तो याद रखना ये क्या है, गैस आयोनाइजेशन लैंप है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही समझ में आ गया, गैस आयोनाइजेशन लैंप है। अच्छा, इसमें HPMV का फुल फॉर्म क्या है, और उसी में आंसर छिपा है। तो HP का मतलब क्या होता है, HP का आंसर होता है कि सर हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे ऑपरेट किया जाता है। एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक और होता है जिसको बोलते हैं LPMV, लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, तो दोनों टाइप हैं, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉसफेट, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट क्या, ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको याद रखना, कोई दिक्कत है। और इसका फुल ये जो होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, तो ये, और क्योंकि पता है जब ये इसका इनपुट इम्पीडेंस पढ़ोगे ना तो इसका आउटपुट भी तुम पढ़ोगे। ठीक है, और इसका क्या पढ़ोगे तुम, क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ तुम FET का पढ़ोगे, SCR का पढ़ोगे, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस। तो इसको एज अ होमवर्क ले लेना, इसको जरूर कमेंट कर देना आंसर। सही है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक है। देखो एक बताया थे पहले तो डीसी मोटर में भी दिशा परिवर्तन करते थे। किसमें? डीसी मोटर में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, या तो आर्मेचर बदल देते थे, आर्मेचर टर्मिनल की दिशा, या फील्ड इफेक्ट की दिशा बदल देते थे। फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन चेंज कर देते थे, मगर दोनों के एक साथ कभी नहीं करते थे। इन दोनों में से किसी एक को करो, या तो इसको करो या तो ये करो। और डीसी मोटर में सप्लाई चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर सेम दिशा में चलने लगता था। सही है। तो ये सब कहानी नहीं यूज़ करते थे, केवल या तो आर्मेचर बदलो या तो फील्ड वाइंडिंग, दोनों बदलोगे फिर उसी दिशा में चलेगा। तो ये कहानी थी मेरी किसकी? डीसी मोटर की। अब बात किसकी आती है? फिर बात आती है एसी में, 3 फेज वाले में। तो 3 फेज में क्या करना पड़ता है? हमको पता है कि 3 फेज होती हैं, आर वाई बी। उसको लिखते कैसे हैं? आर वाई बी लिखते हैं। तो इनमें से किन्हीं 2 फेज को आप चाहे तो चेंज करके कर सकते हैं आपस में। तो यानी हम चाहें तो लिख सकते हैं आर बी वाई, ठीक है, या फिर वाई आर बी। ये आपस में 2 फेजेस को चेंज करके आप चाहें तो इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटरचेंज ऑल 3 कनेक्शन कभी नहीं, कभी 3 को नहीं। पोलैरिटी ऑफ रोटर को सर्किट को चेंज करके नहीं। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है? टॉर्क बढ़ती है, ना कि चेंज होता है दिशा। और इंटरचेंज यानी 2 ऑफ द 3 लाइन कनेक्शन, यस, इनमें से किसी, ये जो है ऑप्शन नंबर 3, किन्हीं 2 आउटपुट जो है कनेक्शन को, उसको चेंज करके आप चाहें तो दिशा को परिवर्तन कर सकते हैं। डीसी और एसी दोनों का ही बता देंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे तो पक्का आते हैं। इन सब सवाल से तो तुम्हारे बीएसपीसीएल में भी आएगा, आरआरबी एलपी में भी आएगा, आरआरबी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में भी आएगा, एनएफएल में भी आएगा, और जितने भी डीआरडीओ मेट्रो होगा उससे जरूर आएगा। क्योंकि ये न तो कोई बात ही नहीं बनता। कौन सा? NS इज इक्वल टू 120 F/P, आना ही आना है। ठीक है, चलो पहला क्या पूछा है कि विद फ्रैक्शनल स्लिप कितना है? 0.07। ठीक है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7%। यानी 7% की क्या है? मेरी स्लिप है। पोल की संख्या कितनी है? 4 है। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 है। हमसे पूछा क्या है? कुछ पूछा हो चाहे रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी आरपीएम एक तरीके से निकालना है। चलो देखते हैं क्या होता है। किसकी? द रोटर स्पीड ऑफ, इसका रोटर की स्पीड का। ठीक है, चलो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो NS निकालना है। पहले तो कहानी NS निकालना है। तो ये कितनी है? 4 पोल है। 4 पोल के लिए कितनी होती है? 1500 होती है। ठीक है, 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम होती है, रोटेशन पर मिनट होती है, या रेवोल्यूशन पर मिनट होती है। चलो इतना लिखे रहो। अच्छा, 7% की स्लिप घटानी तो क्या करोगे? 1500 का 7% निकालो, कितना आएगा? 15 सत्ते 105। ठीक है, कितना आएगा? 105 आएगा। 1500 में से 105 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1395। चलो ये हमारी क्या है? पर मिनट है। क्या है? पर मिनट है। इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? तो सर इसको सेकंड में बदलने के लिए कुछ और नहीं किया जाता। इसको बस हम क्या कर देंगे? इसको सेकंड बदलने के लिए इसको 60 से भाग दे देंगे। यानी तब क्या करेंगे? 1395 डिवाइडेड बाई 60। सही है। चलो इसको एक बार घटा के भी देखोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 1395 है ही, इसको 60 से भाग दो तो 2 बार में कितना आ जाएगा? 120 आ गया। बचा कितना? 195 कितने से जाएगा?
3 बार में ले जाएं, कितना हो गया, 180 हो गया। बचा कितना, 1, 5, पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 120 हो जाएगा। बचा कितना, 30। ये पॉइंट लगाई हुआ है, 0 लगा दी तो 6 पंजे 30, कितना आया, 23.25 हमारा आंसर आ गया होगा। क्या करना था, आई होप समझ में आ गया होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सही मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 23.25 हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही था, करना क्या था हमको, 1500 निकाले NS बराबर 120 करके, ठीक है। NS बराबर 120 F/P करके निकाले, फिर 105 में से करके। ये तो हमारी कौन सी स्पीड थी, ये तो NS स्पीड थी ये वाली। फिर हम क्या किए, NR स्पीड निकालें, NR स्पीड जो कि 1395 थी, और ये क्या थी मेरी, RPM में निकली थी ना, RPM में। हमसे पूछा किस में था, RPS में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, इसलिए हम क्या किए, 60 से भाग दिए, तो फिर मेरा कितना निकल के आया, पर सेकंड में इतना रेवोल्यूशन। सही है, एक बार फिर वीडियो रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। सही है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाबू सेशन पसंद है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और चैनल पहली बार आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।